हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्लीपी क्लासेस। और केस लॉज की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ विद रेस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन ऑफ ओबीसीज इन इंडिया। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है इंदिरा सहानी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी 1992 का ये केस है। तो देखते हैं क्या है इसकी डिटेल्स। तो पहले हम हिस्ट्री में चलेंगे। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट किया गया था तो वहाँ पे हमें बहुत ही अच्छे से ये चीज़ स्पेसिफाई कर दी गई थी कि जितनी भी बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए काम किया जाएगा ताकि उनको इक्वल फुटिंग पे लेकर आया जा सके, यानी कि जितनी भी उनके साथ भेदभाव हुए हैं इन द पास्ट उनको भुलाकर उनकी सारे के सारे बैकग्राउंड को वापस से उनको एक ऐसे स्टेटस दिलाया जाएगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू द जनरल कैटेगरी वी हैव टुडे। सो करंटली हम देखते हैं कि 1953 में जनवरी 29 को जो गवर्नमेंट है वहाँ पे फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को सेटअप किया गया था और इसको क्या कहा गया था कालेकर कमीशन। ठीक है, क्योंकि इनके चेयरमैन का नाम ही था काका कालेकर, तो उनके नाम पे ये एक सोसाइटी एक कमीशन को बिठाया गया था। उनका क्या काम था, उन्होंने क्या क्या आइडेंटिफाई की 2399 कास्ट एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी क्लासेस को आइडेंटिफाई किया और उनको टैग किया कि दीज मेनी कास्ट आर एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा, ऑन द अदर हैंड हैड द नोशन ऑफ क्रिएटिंग अ कास्टलेस सोसाइटी। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती थी एक कास्टलेस सोसाइटी बने, तो जितनी भी रिकमेंडेशन थी हमारी कालेकर कमीशन की उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया और ये कमीशन की रिकमेंडेशन वर रिजेक्टेड इन 1961। तो पर्टिकुलरली हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था पर्टिकुलर में, अगर हम देखें क्लासेस कमीशन के लिए या बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गया था क्योंकि द सेंट्रल गवर्नमेंट वांटेड अ कास्टलेस सोसाइटी, क्योंकि कास्ट सिस्टम को हमें क्रिएट ही नहीं करना था, उसे बंद करने की तरफ चलना था। तो पर्टिकुलरली सेकेंड अटेम्प्ट होता है जब मंडल कमीशन को बिठाया जाता है। सो नाउ वी ऑल नो कि मंडल कमीशन को हम क्यों बोलते हैं कि सेकंड ऐसी कमीशन थी फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि फर्स्ट कमीशन थी वो थी हमारी कालेकर कमीशन। उसके बाद हमारे पास 1979 में मंडल कमीशन आया जो कि एक सेकंड अटेम्प्ट था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि आइडेंटिफाई की जाए अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखते हैं क्या हुआ। तो जनवरी 1, 1979 को मंडल कमीशन ऑल्सो नोन एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड अगेन। तो यहाँ पे इनका क्या काम था, ये अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ मोरारजी देसाई जो कि जनता दल के कैंडिडेट थे, उनके अंडर जो है ये इस्टेब्लिश की गई थी। इनका काम यही था कि वो आइडेंटिफाई करेंगे सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज क्लासेस। और फाइनली क्योंकि जो जनता दल थी उस टाइम पे इन्होंने रिकग्नाइज तो कर दिया था सारा मंडल कमीशन ने, बट पर्टिकुलरली उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी मोरारजी देसाई की वो गिर गई थी। तो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम यानी कि 1989 में वापस से जनता दल जो है पावर में आती है और इन्होंने क्या किया कि जितनी भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उसको एक्सेप्ट करने का सोचा और रिजर्व कैटेगरी यानी कि एक 27% जो रिजर्वेशन है वो अदर बैकवर्ड क्लासेस जो है एक नई तरह की क्लासेस जो है उसको इस्टेब्लिश कर दिया था अदर बैकवर्ड क्लासेस के नाम से कि उनके अंडर 27% जो रिजर्वेशन जो है उन लोगों को भी दी जाएगी। तो पर्टिकुलरली लोगों के अंदर अगेन आप कह सकते हो कास्ट सिस्टम को क्योंकि बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको रिजर्वेशन दे रही है, तो आपस में मतभेद होना बहुत ज़्यादा बनता था। तो इसके अगेंस्ट क्या होता है, देन गवर्नमेंट क्या करती है, फिर से नरसिम्हा राव जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ये 27% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 37% रिजर्वेशन कर देती है, इनकम्पासिंग द इकोनॉमिकली सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कैटेगरीज बन जाती हैं, यानी कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड, सोशली बैकवर्ड एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो ये ऑनगोइंग इवेंट थे जो सीरीज के जो हमारे चल रहे थे, राइट। तो अब क्या होता है, तो इंदिरा सहानी जी एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने विटनेस किया कि एक स्मॉल ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली में 1992 अगेंस्ट द मंडल कमीशन अगेन। देन इंदिरा सहानी जी क्या करती हैं, वो फाइल सूट करती हैं अगेंस्ट दिस डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट कि इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको रोका जाए और जो लॉ सूट है इसको फाइल कर दिया जाए। तो एक केस को लेकर फिर से जजेस की आपस में डिस्कशन शुरू होती है। तो इनिशियली 2 जज बेंच का डिसीजन था, देन 3 जज बेंच आ जाते हैं, 5 जज बेंच आ जाते हैं, 7 जज बेंच आ जाते हैं, फाइनली 9 जजेस का जो बेंच है उन्होंने ये डिसीजन दिया और 6-3 के वोट के मेजोरिटी से ये डिसीजन आया, जो कि क्या था। उससे पहले हम देखते हैं कि जो केस के लिए लीगल इश्यूज क्या क्या दिए गए थे। पहली चीज कि वेदर कास्ट इज अ डिस्टिंक्ट क्लास ऑन इट्स ओन एंड वेदर इकोनॉमिक क्राइटेरिया में बी इशूड टू क्लासीफाई पीपल,
कि कास्ट आपस में ही एक आप कह सकते हो या इकलौती ही खुद रिप्रेजेंटेशन के लिए इनफ है, या एक आप कहें कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी उसमें इंक्लूड कर दिया जाए कि कास्ट के बेसिस पे आगे फर्दर इकोनॉमिक क्लासिफिकेशन करना जस्ट है या नहीं। बेसिक मुद्दा यही था। दूसरी चीज़, whether Article 16 subclause 4 is a standalone exception to Article 16 subclause 1 and covers all its rights। तो यहाँ पे ये आर्टिकल्स क्या हैं, यहाँ पे हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आर्टिकल 16 सबक्लॉज 1 की जब हम बात करते हैं तो वो ले डाउन करता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन अपॉइंटमेंट एंड जॉब्स फॉर ऑल, पर्टिकुलरली इक्वालिटी की बात कर रहा है इन जॉब सेक्टर के बारे में जहाँ पे आपकी अपॉइंटमेंट की बात होगी। और आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ले डाउन कर रहा है ये चीज़ कि अगर स्टेट चाहे तो द स्टेट कैन मेक प्रोविजंस फॉर द इकोनॉमिकली या आप कहें बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इफ द गवर्नमेंट फील्स के पर्टिकुलरली वो सोशली या आप कह सकते हो उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। सो वेदर इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट 16(1) में ले डाउन किया गया है, वेदर इज इट अ सोल एक्सेप्शन, क्या जो 16(4) में ले डाउन किया गया वेदर इट इज़ अ सोल एक्सेप्शन टू 16(1) और नॉट, तो पर्टिकुलरली ये चीज़ डिसाइड करनी थी। ठीक है। तीसरी चीज़ कि इज इट परमिसिबल टू क्लासीफाई अदर बैकवर्ड क्लासेस इनटू बैकवर्ड क्लासेस एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 और टू क्लासीफाई अमंग themselves बेस्ड ऑन इकोनॉमिक और अदर कंसिडरेशंस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हम बैकवर्ड क्लासेस में मोस्ट बैकवर्ड या अदर बैकवर्ड क्लासेस की डिस्टिंक्शन फर्दर कर सकते हैं या नहीं, आर्टिकल 16 जो क्लॉज 4 है वो हमें प्रोवाइड कर रही है या नहीं, या उनको बेस ऑन द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड अदर कंसिडरेशन करना क्या सही है या नहीं। तो ये तीन चीज़ें थी। पहली चीज़ कि वेदर कास्ट इन इटसेल्फ इज डिस्टिंक्टिव इन नेचर या कास्ट के बीच में इकोनॉमिक रीजंस को या अदर कंसिडरेशंस को बिल्कुल लेकर आना सही है या नहीं। दूसरी चीज़ कि वेदर हमारा 16 सब क्लॉज 1 जो हमारा आर्टिकल है वो ये कह रहा है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर जॉब्स फॉर ऑल। ठीक है। वेराज जो हमारा 16 क्लॉज 4 बोल रहा है वो ये कह रहा है कि द स्टेट कैन मेक रेलिवेंट प्रोविजंस फॉर द क्लासेस दोज आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव वेल। तो क्या जो 16(4) है वेदर इज इट अ सोल एक्सेप्शन टू 16(1) इटसेल्फ। तीसरी चीज़ ये ले डाउन की गई थी कि वेदर इज इट परमिसिबल अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 4 कि हम बैकवर्ड क्लासेस में मोस्ट बैकवर्ड या अदर बैकवर्ड्स को इंसर्ट कर सकते हैं या उसमें भी हम इकोनॉमिक क्राइटेरिया या अदर कंसिडरेशंस को इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं। ये तीन हमारे लीगल मुद्दे थे पर्टिकुलरली इसके ऊपर। तो पर्टिकुलरली देखते हैं क्या डिसाइड किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक 9 बेंच के द्वारा जजमेंट दी जो 6-3 की मेजॉरिटी से डिसीजन ले डाउन किया गया इन नवंबर 1992। उन्होंने ये ले डाउन किया कि कास्ट सिस्टम नॉट मियरली द इकोनॉमी कैन बी लिंक टू द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ ऑल सिटीजन्स डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4। तो पहली चीज़ हो जाती है बिल्कुल सही कि जो हमारा कास्ट सिस्टम है नॉट मेयरली वो इट इन इट सेल्फ इज अ कास्ट, बट उसमें अगर हम इकोनॉमिक या अदर कंसिडरेशंस को इंक्लूड करते हैं उसकी परमिशन हमें आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 देता है। पहली चीज़ तो क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ कि डिवीजन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, कि बैकवर्ड क्लासेस जो है हमारी दैट कैन बी ऑल्सो इंक्लूडेड या डिवाइडेड इनटू मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस एज वेल, वो भी हमें 16 क्लॉज 4 जो है वो बता रहा है कि बैकवर्ड क्लासेस को आप अदर बैकवर्ड या मोस्ट बैकवर्ड में भी फर्दर डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, डिस्टिंक्शन उनकी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि द प्रमोशन डज नॉट इंक्लूड एनी रिजर्वेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट के टाइम पे ही हम रिजर्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, फर्दर प्रमोशन के लिए हम रिजर्वेशन को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। Merely, Article 16(4) allows reservation to be made. Article 16 subclause 4 defines socially and educationally backward classes differently than Article 15(4) defines socially and educationally backward classes. कहने का मतलब कि जो 16 क्लॉज 4 है वो एक्चुअली में एक तरह का सिर्फ एक आप कह सकते हो, वो तो जो हमारा 16 सब क्लॉज 1 है वो एक जनरल रूल है कि सभी को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए जॉब्स के मैटर में, वेराज जो 16(4) है वो पर्टिकुलरली इसकी एक्सेप्शन ना बन के पर्टिकुलरली इसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है कि अगर जो सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी फर्दर रिजर्वेशंस बनाई जाने चाहिए अगर गवर्नमेंट को ये चीज़ लगती है कि वो इक्वली जो है रिप्रेजेंटेड नहीं है। सो एज अ रिजल्ट
यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया की, यानी कि अगर लग रहा है कि प्रॉपर तरीके से रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई तो ही प्रोविजंस बना सकते हैं ताकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा सके, जो गारंटीड है अंडर आर्टिकल 16(1). ये 16(4) ले डाउन कर रहा है, ये एक्सेप्शन नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर, ये चीज ले डाउन की। एंड जो 15(4) जो हमारा आर्टिकल है 15 सब क्लॉज 4 में जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है, दोज आर डिफरेंट फ्रॉम 16(4), यानी इन दोनों की लैंग्वेज और इनकी इंटरप्रिटेशन जो है आपस में डिफरेंट है। सो नेक्स्ट क्या चीज ले डाउन की गई कि रिजर्वेशंस मैक्सिमम लिमिट मस्ट बी 50%, यानी कि 50% से ज्यादा हमारी टोटल रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। बीट SC ST OBCs और EWS को अगर हम इंक्लूड करते हैं तो 50% से ज्यादा हमारी रिजर्वेशन इन एनी केस नहीं हो सकती। ये चीज भी एक लैंडमार्क जजमेंट की तरह हम इसे देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ बैकवर्ड क्लासेस मस्ट नॉट इंक्लूड द क्रीमी लेयर, तो यहाँ पे हमने इकोनॉमिक चीज को या इकोनॉमिक एस्पेक्ट को इंक्लूड कर लिया कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, जो अगर आप कहें कि OBC SC ST है उनमें भी तो कुछ क्रीमी लेयर होगी, उनमें जो क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया है वो हमारी गवर्नमेंट ने या हमारी जुडिशरी ने पर्टिकुलरली इंक्लूड कर दिया कि आप अदर बैकवर्ड क्लासेस में सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करेंगे जो क्रीमी लेयर में इंक्लूड नहीं होंगे, यानी कि उनका इकोनॉमिक एस्पेक्ट या जो इनकम है उन लोगों की, उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। फर्दर परमानेंट स्टैट्यूटरी बॉडी को सेटअप किया जाए विद इन इन्वेस्टिगेशन एलिगेशंस ऑफ ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन, के एक स्टैट्यूटरी बॉडी को बिठाया जाए कि जो ओवर इंक्लूजन एंड अंडर इंक्लूजन के लिए इन्वेस्टिगेट करेगी और इस चीज़ को सॉर्ट आउट करेगी। ठीक है, और साथ ही साथ ये चीज़ ले डाउन की गई कि ओनली द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजॉल्व डिसएग्रीमेंट्स अबाउट दिस न्यू क्राइटेरिया, तो ये डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पार्ट बनेगी इन केस इस मुद्दे के ऊपर अगर कोई भी इशू इन फ्यूचर आता है। तो क्या चीज़ फटाफट से ले डाउन की गई कि 9 जज बेंच का डिसीजन था 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर को जो है OBC का एक्चुअल में बेनिफिट मिले, क्रीमी लेयर को नहीं। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट के लिए ही हम इंक्लूड करेंगे रिजर्वेशन, अपॉइंटमेंट के अलावा हम इंक्लूड नहीं करेंगे। एंड साथ ही साथ जो आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 है वो एक्सेप्शन नहीं बल्कि आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है आर्टिकल 16(1) को। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये चीज़ हमारे इंदिरा साहनी केस में ले डाउन की गई और ओवरऑल जो हमारी रिजर्वेशन लिमिट वो कर दी गई 50%, जिसको हम टिल डेट अगर आप कहें एज अ सोर्स लेकर चलते हैं या एज अ बेस लेकर चलते हैं फॉर द रिजर्वेशन कि 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं होगी। तो ये एक लैंडमार्क जजमेंट है इन इटसेल्फ। तो उसके बाद एनालिसिस में अगर हम चेक करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या किया, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड किया इन दिस केस। इट वाज अ वाइज डिसीजन बेस्ड ऑन द बैलेंस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशंस इन द सोसाइटी। एक बैलेंस डिसीजन लिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि वहां पे हमने ओवर इंक्लूजन अंडर इंक्लूजन सबको चेक में रखा। साथ ही साथ क्या किया गया कि जो हमारी क्रीमी लेयर है उसको एक्सक्लूड करो, इकोनॉमिक क्राइटेरिया को भी इंक्लूड करो कि कास्ट इन इटसेल्फ इज अ डिस्टिंक्टिव इन नेचर, बट कास्ट के बीच में अगर हम अदर एस्पेक्ट्स को इंक्लूड कर देते हैं वो भी गलत नहीं माना जाएगा। सो इट वाज ओवरऑल अ बैलेंस्ड डिसीजन कि जिससे एक्चुअली में हम कह सकते हो OBC को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आज के केस में इतना ही। थैंक यू सो मच।